अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एक अरसा कबल तक मुसलमानों का एहसास था कि हज का सफ़र निहायत दुश्वार गुजार और हज निहायत आसान होता था, लेकिन आज हज का सफ़र आसान व आरामदा हो चुका है और हज की कबूलियत पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे तो आज़मीन हज को फरीज़े की अदायगी के लिए कई मसाइब से गुजरना पड़ता है जो आज़मीन हज के लिए कबूल है, मगर मरकज़ी और रियासती हज कमेटियों की जानिब से दी जाने वाली तकालीफ नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं, जिसको आज़मीन बहालत मजबूरी हज का हिस्सा समझकर बर्दाश्त कर लेते हैं। रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए आज यानी 22 मई को सुबह 10 बजे वैक्सीनेशन के लिए उन्हें बुलाया गया था। इसके लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसके लिए रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव और वजीर अक़लियती बहबूद कुप्पुला ईश्वर को भी मदऊ किया गया, जबकि वजीर अक़लियती बहबूद को अक़लियती उम्र से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तकरीब के मेहमान ने खुसूसी हरीश राव 1:25 पर जलसे में पहुंचे, यानी तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर से पहुंचे। आज़मीन हज को सख्त तरीन गर्मी में वैक्सीनेशन के लिए सबर आजमा इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ा। ये परीक्षा मैडम 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 आप हटो पीछे मैडम 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 हरीश राव फाइनेंस एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से रुकिए पेश है। आप सबका सलाम अलैकुम। मुझे बहुत आज तेलंगाना दवाखानों में 1100 डॉक्टर को नौकरी दे चुके हैं। अभी वो 1100 लोगों को डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट देकर उनका नौकरी का जॉब देने का सर्टिफिकेट देके यहाँ आने में मुझे लेट हो गया। जो उस्मानिया गांधी हॉस्पिटल ऐसा जो मेडिकल कॉलेजेस है, पूरे मेडिकल कॉलेजेस में 1100 डॉक्टर लोगों को आज नौकरी दिए हैं। सो नौकरी देके उन लोगों का सर्टिफिकेट देने में थोड़ा लेट हो गया। वहाँ शिल्पारामा में प्रोग्राम था, वहाँ से इतना दूर आने के लिए मुझे देरी हुआ। देरी के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पहले दिन के चेयरमैन साहब है, वो बहुत ही सीनियर है, वो वक्फ बोर्ड भी काम करे, MLC भी काम करे, हज कमेटी का भी 2-3 बार काम कर चुके हैं। बहुत पिछले बार भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजाम करे। सो हमारा चेयरमैन सलीम साहब को और हमारे MLC सीनियर लीडर फारूक हुसैन साहब, अपने MLA साहब नापली के MLA साहब मिराज खान हुसैन साहब और हमारे समीउल्लाह साहब, तारिक अंसारी साहब और हमारे मराठी कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज साहब, श्वेता मोहंती साहबा और शफीउल्लाह साहब, मसीउल्लाह खान साहब एंड हज कमेटी के मेंबर्स, तमाम बुजुर्गों भाइयों, आप सबका फिर एक बार सलाम। सो तेलंगाना सरकार ने पिछले सालों से जो अच्छे इंतजाम करते हैं हाजियों के लिए, उसके लिए केंद्र की सरकार ने अपने अवार्ड दे चुके हैं। पूरा देश में सबसे अच्छा सहूलत हाजियों के लिए रखते हैं। सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत बोल के दिल्ली के सरकार ने पर्सनल अवार्ड भी दिए हैं। जो हाजियों को एम्बार्केशन पॉइंट जो होते हैं वो सबसे अच्छा हैदराबाद में होते हैं। आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल टेस्ट अपने CM KCR साहब ने तेलंगाना में कर रहे हैं। इस वजह से आप देखें तो थोड़े हाजियाँ कर्नाटका से चलते हैं, आप सब जानते हैं। तेलंगाना में
माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने खुले, दुनिया में कहीं पर भी इतने स्कूल नहीं है। अपने बच्ची और बच्चों को अच्छा इंग्लिश मीडियम में सीएम केसीआर साहब ने पढ़ा। और कोई बच्चे अमेरिका जाना, यूरोप जाना है तो 20 लाख रुपया सीएम साहब ने देके फॉरेन में भी अपने बच्चों को सरकार के तरफ से, हुकूमत की तरफ से बच्चों को और बच्चियों को सीएम साहब ने पढ़ा रहा है। और हमारे बहना भी बहुत सारे दिख रहे हैं। आज आप ये भी जानना है कि सीएम साहब ने इतने स्कूल खोले, उसमें आधा स्कूल बच्ची पढ़ने के लिए सीएम साहब ने खोले। मुसलमानों के, माइनॉरिटी से बच्ची भी अच्छी तरीके से पढ़ना, वो लोग भी सरकारी नौकरी करना, वो लोग भी फॉरेन जाके बड़े बड़े नौकरी करना चाहते हैं सीएम साहब ने। बच्चों के लिए और साथ साथ में बच्चियों के लिए भी सीएम साहब ने स्कूल खोल चुके हैं। और जो शादी मुबारक। डीजीपी अंजनी कुमार ने कर्नाटक इंतखाबात के मुबस्सरीन के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों के साथ रियासत में आइंदा 5 था 6 माह में होने वाले इंतखाबात से पहले के इंतजामात के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। डीजीपी ने कहा कि इंतखाबी इंतजामात पर ओहदेदारों के लिए नए होते हैं और हर मरतबा इंतखाबात के सिलसिले में नए चैलेंजेस का सामना होता है। एडिशनल डीजीपी सौम्या मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर पुलिस एकेडमी नवीन कुमार, डीसीपी साइबराबाद ट्रैफिक डिवीजन अभिषेक मोहंती, जो मरकजी इलेक्शन कमीशन के जरिए सिक्योरिटी मुबस्सरीन के तौर पर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में तैनात थे, उन्होंने वहां के अपने तजुर्बा से वाकिफ करवाया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। डीजीपी ने कहा कि रियासत की असेंबली के इंतखाबात के लिए 5 था 6 माह रह गए हैं। यूनिट के ओहदेदारों को चाहिए कि वो जून और जुलाई में अपने मंसूबों के सिलसिले में वजाहत करें। साथ ही इंतखाबात से मुतालिक उमूर जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, स्टाफ की तैनाती, मरकजी फोर्सेस के साथ तालमेल वगैरह तफसीलात फराहम करें। चूंकि मौजूदा यूनिट के बेशतर ओहदेदार नए हैं, हर सतह के पुलिस ओहदेदार जिनको माजी में इंतखाबात का तजुर्बा है, उनका ताउन हासिल किया जाना चाहिए। एडिशनल डीजी सौम्या मिश्रा और डीसीपी अभिषेक मोहंती, जो कर्नाटक का इंतखाबात के मुबस्सरीन रह चुके हैं, उन्होंने वहां के इंतखाबात के बारे में अपने तजुर्बा से वाकिफ करवाया। इंतखाबात के इनेकाद बिलखुसूस अजला में इंतखाबात, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती, मनसूबाबंदी, पर्चे नामजदगी के इत्तेखाज से लेकर इंतखाबी मुहिम चलाने और रायदही के दिन तक की मनसूबाबंदी व एहतियात से उन्होंने वाकिफ करवाया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तिब्बी मैदान में इंतहाई शफाफ तरीके से तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने नए मुंतखब 1061 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को तकर्रुरात के दस्तावेजात हवाले किए। उन्होंने शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन के शोबे में ये मुल्क में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि 80,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का अमल शुरू कर दिया गया है। साथ ही 1331 आयुष कॉन्ट्रैक्ट अमले की खिदमत को बाकायदा बनाया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने महकमे सेहत में 22,263 अफराद को मुलाजिमत फराहम की। 2 माह में मजीद 9,222 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डॉक्टरों को चाहिए कि वो माशरे को बेहतर खिदमत फराहम करें। अगले महीने हुकूमत टी डायग्नोस्टिक में 134 किस्म के तिब्बी मायनों की सहूलत फराहम करेगी। फिलहाल सिर्फ 54 मायनों की सहूलत दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि हर मेडिकल कॉलेज के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत खर्च कर रही है। तेलंगाना 22 मेडिकल कॉलेजेस के साथ मुल्क में पहले नंबर पर है। हरीश राव ने कहा कि तमाम नए डॉक्टर्स डीएमई के तहत काम करेंगे। रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रही है। मुतल्लिका कॉलेजों में तुलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए शोबे तिब ने प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तबादले शुरू कर दिए हैं। ఇంత వేగంగా ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఒక్కసారి ఇవ్వడం అనేది మన రాష్ట్రంలో రికార్డ్ అన్నారు. ఎస్, మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, నాకు తెలిసి వైద్య విద్యలో మన దేశంలోనే ఇది ఒక రికార్డ్ అని చెప్పి చెప్పుకోక తప్పదు. 1061 మంది టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీని, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లను ఒకేసారి వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఒక రాష్ట్రంలో నియమించడం అనేది ఇది మన దేశంలోనే ప్రథమం అని చెప్పి చెప్పుకోక తప్పదు. This is possible only because of our CM KCR and because of our achievement of Telangana statehood. రాష్ట్రం ఏర్పడి ఉండకపోతే, గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ఉండకపోతే నిజంగా ఇన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చేవి కావు.
ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఒక్కసారి ఇచ్చేటువంటి అవకాశమే ఉండదు. ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి చర్యగా మనం అందరం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. దట్టు ఇందాక మాట్లాడినటువంటి ఉద్యోగం పొందినటువంటి మిత్రులు మాట్లాడినట్టు ఇది 5 నెలల్లోనే ఇంత పారదర్శకంగా ఈ నియామకాలు జరగడం అనేది కూడా నిజంగా ఇది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల పనితీరుకు ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు. वजीर पंचायत राज एरावली दिवाकर राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोलियम अशिया के अलावा अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान बेतहाशा इजाफा हुआ। इसके लिए मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अब यही बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अपने हल्के पालकुर्ती में बीआरएस पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। तेलंगाना में 70 साल तक कांग्रेस और दीगर जमातों की हुक्मरानी रही, लेकिन इस तवील अरसे के दौरान उन जमातों ने इलाके की तरक्की के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए। उस वक्त अगर ठोस इकदाम किए जाते तो चंद्रशेखर राव को लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हुए आपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर प्रोजेक्ट्स तामीर करने नहीं पड़ते। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के सिर्फ 9 साल के अंदर ही केसीआर हुकूमत ने रियासत को तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मुल्क भर में सरे फहरिस्त बना दिया। आज तेलंगाना में अमल होने वाली फलाही स्कीमत मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलती। बीजेपी और कांग्रेस ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में आसरा स्कीम के तहत 500 रुपए से ज़ायद माहाना वजीफा नहीं दिया जाता, जबकि तेलंगाना में गुज़िश्ता कई वर्षों से केसीआर हुकूमत आसरा स्कीम के तहत 50 लाख से ज़्यादा अफराद को हर माह 2000 रुपये वजीफा दे रही है। मुजवजा असम्बली इंतखाबात में खम्मम जिले में बीआरएस को एक भी निश्चित हासिल ना होने से मुतालिक साबिक वजीर श्रीनिवास रेड्डी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि साबिक रुकन पार्लियामेंट गैर मजाज दौलत से काफ़ी मगरूर हो गए हैं। इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त देने की अहलियत वो नहीं रखते। अजय कुमार ने खम्मम में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस से खारिज किए जाने के बाद पोंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी मायूसी का शिकार है। वो सियासी चौराहे पर ठहरे हुए हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पार्टी का इंतखाब किया जाए। खम्मम की आवाम उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी और तमाम बीआरएस के साथ हैं। वज़ीर मौसूफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जब साबिक रुकन पार्लियामेंट बीआरएस में थे तो उन्होंने गलत तरीकों से करोड़ों रुपए कमाए। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर के इंतबाह के बावजूद उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। श्रीनिवास को अवाम की तायद हासिल नहीं है। वो खुद को एक बड़ा लीडर समझते हैं, ताहम हकीकत में वो कुछ भी नहीं है। కేసీఆర్ పోసింది కాదా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలా. ఈ పక్కన ఉన్నోడు ఎవరా రౌడీ షీటర్లు, రాత్రి పూట గంజాయి పట్టోళ్ళు, బ్యాంకులు దోపిడీ చేసినోళ్ళు, బ్యాంకులు కొల్లగొట్టి రైతుల నోట్లు కొట్టి 8 కోట్ల రూపాయలు దోసిపెట్టినోడు అటొకటి ఇటొకటి కూర్చొని ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఈయన కూడా ఖమ్మం జిల్లా పిట్టలు లెక్కున్నాడు. నేను ఆయన గెలవనియా, ఈయన గెలవనియా, ఆ గేట్లు తాకనియా, ఈ గేట్లు తాకనియా అని చెప్పారంటే నేను చెప్తా ఉన్నా ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో నువ్వే ఒక బచావని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఖమ్మం జిల్లా ఘనమైన రాజకీయ చరిత్ర, ఆ ఘనమైన రాజకీయ చరిత్రలో పుట్టినోడు పువ్వాడ, ఆ పువ్వాడు పుట్టినోడే ఈ పువ్వాడ. నేను గుర్తుపెట్టుకో, అసలు నీ ఠికానానే నీకు తెలియదు, నువ్వు ఎందులో పోతావు తెలియదు, ఎక్కడికి పోతావు తెలియదు. నీకు ఒక అంటే నువ్వు ఒక ఎండుటాకు ఎగిరిపోయే తాడాకు లెక్క. నీ బిడ్డల ద్వారా కామెంట్స్ లేదా నీ బిడ్డల ద్వారా బెదిరింపులని ఇవన్నీ చాలా చూసినాం. ఇవన్నీ చైతన్యవంతమైన జిల్లా ప్రజలు, చైతన్యవంతమైన వాళ్ళు. నీకేం అన్యాయం జరిగిందని పార్టీలో ఆ రోజున నీ మనుషులు 5 టికెట్లు ఇచ్చేది. భద్రాచలంలో తెల్ల వెంకటరావు, తిరుపాకలో పాయ వెంకటేశ్వర్లు నీ మనుషులు కదా? లేకపోతే నువ్వు అడిగిన మధుర నియోజకవర్గంలో దిగాలి కమలరాజు వాడినే కూర్చుంటేవి. बीआरएस ने महाराष्ट्र में पार्टी की कमेटियों की तश्कीली मुहिम का आगाज किया है, जहां रिवायती गढ़ तेलंगाना से हटकर वो तौसी का मंसूबा रखती है। बीआरएस किसान सेल के सरबराह मानिक कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी की कमेटियों की मुहिम का आगाज पीर से हुआ है। ये मुहिम आइंदा 30 दिनों तक जारी रहेगी। गुज़िश्ता हफ्ते नांदेड़ में बीआरएस का 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें रियासत के हर असेंबली हल्के की टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव के मंसूबे के मुताबिक 4 या 5 टीमों की हर असेंबली हल्के में तश्कील अमल में लाई गई है। हर टीम हर दिन 5 मौज़ूआत का दौरा करेगी। इस तरह एक दिन में महाराष्ट्र के 1500 मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के दफ्तर के इफ्तिताह के चंद घंटों बाद ही नामालूम अफराद ने
इतवार और पीर की दरमियानी शब पार्टी के झंडों को निकाल दिया और फ्लेक्सी बोर्ड फाड़ दिए। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज आंध्र प्रदेश बीआरएस के सदर टी चंद्रशेखर ने किया था। ये 5 मंजिला इमारत गुंटूर के मंगलगिरी रोड के एएस फंक्शन हॉल के करीब है। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए तमाम अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया था। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर यूथ डिक्लेरेशन को अवाम के दरमियान ले जाएं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कर्नाटक के इंतखाबी नताइज का तेलंगाना में आदा होगा। हैदराबाद में पार्टी के आमला के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कर्नाटक में कामयाबी के लिए कोशिशों पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारामैया की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ऑनलाइन क्विज के लिए 100 हलकों से 25 लाख अफराद की इंदराज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत का यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए। इस इजलास में आईसीसी के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, साबिक पीसीसी सुदूर इंतखाबी मुहिम के सीनियर अरकान, साबिक वुज़रा, हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह और दूसरे मौजूद थे। आप कर्नाटक का सही तरीका से नहीं देखा जाए तो वहाँ पर भी 3 पार्टी का चुनाव लड़े। जेडीएस पहले 37 सीट्स था, केसीआर के साथ जोड़ने के बाद 19 हो गए। उनका गलती है किसी के साथ जोड़ना, तो इसीलिए जैसा वहाँ पर फाइट हुआ था, यहाँ पर भी वही होने वाले। कांग्रेस पार्टी के एब्सोल्यूट 80+ सीट्स मिलने वाले हैं। क्या एजेंडा रहने वाला है, कैसे आप आगे जाने वाले चुनाव? ये यहाँ के एजेंडा सिंपल, ज्यादा सोचने का नहीं। गरीब और अमीर के बीच में इस चुनाव होने वाले हैं। गरीबों के तरफ से कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, अमीरों के तरफ से केसीआर और बीजेपी, कॉन्ट्रैक्टर्स के तरफ से बीजेपी आ जाएगा, जो पूरा कमीशन देने वाले के तरफ से टीआरएस आएगा। तो हम लोग गरीबी हमारा मुद्दा है। जैसा कर्नाटक में हम लोग जो 5 अभय हस्तम जो बात बोले ना, वही बात यहाँ पर लागू करने वाले हैं। पहले किसान का डिक्लेरेशन कर दिए, प्रियंका जी परसों यूथ डिक्लेरेशन कर दिए, आने वाले दिनों में ओबीसी डिक्लेरेशन करने वाले, उसके आगे महिला डिक्लेरेशन होने वाले, उसके बाद SC/ST माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन होने वाला है। ये 5 मुद्दा लेकर गरीब लोगों की तरफ से कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव लड़ेगा। गरीब के खिलाफ अमीर, अमीर की तरफ से बीजेपी बीआरएस रहेगा, गरीब की तरफ से कांग्रेस पार्टी रहेगा। एक प्रियंका गांधी जी की आपने बात की, एक खबर आ रही है शर्मिला जी से उन्होंने बात की, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सच में फोन किया था शर्मिला जी के साथ? आपका कोई गठबंधन होने वाला? तब तो मैं गवाह नहीं था, मुझे पता है। अगर मैं गवाह रहा प्रदेश अध्यक्ष आप तक तो जरूर खबर नहीं होगी। तो आप एआईसीसी का बात कर रहे हैं, प्रदेश के बारे में पूछ रहा नहीं। एआईसीसी के बारे में पूछे तो एआईसीसी के नेता दिखाना है। लेकिन है तो राज्य का ही मुद्दा ना, राजनीति तो यही की है। तो राजनीति है, ये तेलंगाना है। शर्मिला जी आंध्र प्रदेश के नेता है। आंध्र प्रदेश में कुछ बात कहना है, रुद्रराजू जी वहाँ के अध्यक्ष है, वहाँ से बातचीत होगी। तेलंगाना में तो मैं तेलंगाना के अध्यक्ष हूँ। शर्मिला जी का जो आंध्र प्रदेश में लगातार उनके परिवार का और पार्टी का जो कुछ भी है आंध्र प्रदेश में चर्चा होना है। अगर होना है तो रुद्रराजू जी इसके जवाब दिए तो सही रहेगा। तेलंगाना में
तेलंगाना बीजेपी ने आने वाले इंतखाबात के लिए तमाम अहल नौजवानों के लिए रोजगार को यकीनी बनाने कमल को ओर दे नारे के साथ मुहिम चलाने का फैसला किया। ये फैसला चंपापेट में रियासती आमेला के इजलास में किया गया। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने पार्टी कायदीन और अरकान पर जोर दिया कि वो घर घर शिद्दत के साथ मुहिम के दौरान इस नारे की तशहीर करें। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की हुकूमत से बेशतर पहलुओं में रियासत को फायदा होगा। इन कोशिशों के हिस्से के तौर पर पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का मंसूबा तैयार किया है। इस प्रोग्राम का मकसद गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान मोदी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात से आवाम को वाकिफ करवाना है, जिसके नतीजे में मुल्क की तरक्की हुई है और उसके फ़ायदे तेलंगाना को मिले हैं। बंडी संजय ने निशानदही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत मोदी हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो उन प्रोग्रामों के बारे में अवाम बशमूल प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर मुहिम चलाएं। విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాలి. ఉదయం లేచాక స్వచ్ఛ భారత్ టాయిలెట్స్ నిర్మాణం అవుతుంటే ఇలా నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక సంక్షేమ పథకం గుర్తొస్తుంది. ఎర్రకోట మీద స్పీచ్ ఇస్తూ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ విపక్ష పార్టీలు విమర్శించాయి. అదే ఒక దేశ ప్రధాని ఎర్రకోట మీద ఇవాళ టాయిలెట్ల గురించి మాట్లాడలేదని విమర్శించిన పార్టీలు వీళ్ళు ప్రజలు వాస్తవిక గ్రహించిన తర్వాత అన్ని మూసుకొని కూర్చున్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తుంది. ఉదయం లేచాక టాయిలెట్ల నిర్మాణం చేపట్టింది నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పేరుతోని. తిరిగి రావాలంటే ప్రధానమంత్రి పేరు మీద ఈరోజు ఏ విధంగా ఆవాస్ యోజన కింద ఇంధన్ నిర్మించిన పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, ఇంధన్ నిర్మించిన ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇలా మహిళలందరూ కట్టెలపోయి పెట్టి ఆరోగ్యం ఖరాబ్ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో ఇవాళ ఉజ్వల గ్యాస్ పేరు మీద ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. ఇలా వంట చేస్తున్న సందర్భంలో కనీసం తినడానికి తిండి లేకుండా పస్తులుంటున్న పేద ప్రజలందరికీ కూడా భావించి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద ఉచితంగా సరుకులను పంపిణీ చేస్తున్న ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. शहर हैदराबाद में कल शब शदीद बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। कई मकामात पर एहतियाती तौर पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। बारिश का पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया। बारिश के सबब गर्मी की लहर में कमी देखी गई। ताहम पीर की सुबह मामूल के मुताबिक गर्मी की शिद्दत देखी गई। शहर के राजेंद्र नगर में 52.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अंबरपेट में 45.8 मिलीमीटर, शिवरामपल्ली में 45.3 mm, गच्चीबौली में 44.5 mm बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि BHL इलाके में सबसे कम 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने शहर के कई इलाकों में बारिश से पैदा मसाइल और शिकायत की यकसोई को यकीनी बनाया। DRF की टीमों ने बेगम बाजार, कोठी, चंद्रायन गुट्टा, कोंडापुर और दीगर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के अमले के साथ मिलकर बारिश के पानी की निकासी की। उन्होंने बारिश के नतीजे में पानी के जमा होने, दरख्तों के उखड़ जाने के सबब ट्रैफिक में हो रही मुश्किलात और रुकावटों को भी दूर किया। इन टीमों ने नशीबी इलाकों से पानी की निकासी का काम करते हुए बारिश से मुतासरा इलाकों में मामूल के हालात की बहाली का काम किया। शदीद बारिश के दौरान बेंगलुरु के अंडरपास में कार के फंस जाने के वाक़े में हलाक आंध्र प्रदेश के गन्नावरम की इन्फोसिस मुलाजिमा के खानदान के लिए वज़ीर आला कर्नाटका सिद्धारामैया ने 5 लाख रुपए ग्रेशिया का ऐलान किया। उस लड़की की शिनाख्त 22 साल भानु रेखा रेड्डी के तौर पर की गई। सिद्धारामैया ने इस वाक़े की इत्तला पर अस्पताल पहुंचकर उसकी लाश का दीदार किया और उसके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने इस वाक़े में अस्पताल में ज़ेर इलाज उसके दीगर अरकान खानदान की अयादत भी की। उन्होंने इस मौके पर उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की डॉक्टर्स को हिदायत दी।
तिरुपति रेलवे स्टेशन की जदीद कार्य का काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है। इस काम का आगाज गुज़श्ता साल मई में हुआ था। साउथ सेंट्रल रेलवे ने वजारत रेलवेज के बड़े रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के नजरिए के हिस्से के तौर पर तरजीह बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट का आगाज किया था। इस प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। फरवरी 2025 तक उनकी तकमील का निशाना है। इब्तिदाई कामों के हिस्से के तौर पर जियोलॉजिकल सर्वे, कैंप ऑफिस का क़याम, कंक्रीट लैब व स्टोरेज शेड्स, जनूबी सिमत नए स्टेशन की इमारत के लिए कंक्रीट के बुनियादों का काम मुकम्मल कर लिया गया। बेसमेंट फ्लोर में कंक्रीट की बुनियादों के कामों की भी 100% तकमील की गई है। मशहूर तेलुगु अदाकार शरद बाबू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। उन्होंने पीर की दोपहर 2 बजे हैदराबाद के कॉर्पोरेट अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थे। उनका पहले चेन्नई और बेंगलुरु में इलाज किया गया था। बेहतर इलाज के लिए उन्हें 1 माह कबल हैदराबाद के गच्चीबौली के AIG अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब से शरद बाबू का वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि पीर की सुबह उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनकी मौत हो गई। शरद बाबू की मौत से टॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई। उनकी मौत पर कई फिल्मी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। शरद बाबू का असल नाम सत्यनारायण दीक्षितुलु है। 1973 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले शरद बाबू ने जुनूब की तमाम जबानों में अदाकारी की। आशिक की शादी से इनकार पर माशूका ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नवीपेट की रहने वाली 25 साल हरीनी एक लड़के से मोहब्बत करती थी। इन दोनों ने शादी का फैसला किया। तहम नौजवान शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था और इनकार कर रहा था, जिस पर तंग आकर हरीनी ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने लड़की के बाप की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। आदिलाबाद शहर मुस्तकर में एक नौजवान ने सर्कल इंस्पेक्टर 1 टाउन पुलिस स्टेशन पर हरासानी का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन के अहाते में कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद पुलिस मुलाजिमीन ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। ये वाकया इतवार की रात आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रोहित नामी नौजवान ने जारिया साल जनवरी में आदिलाबाद से ही ताल्लुक रखने वाली एक लड़की को भगाकर शादी कर ली। लड़की के घर वालों ने रोहित और लड़की को चंद दिन बाद पकड़ लिया और लड़की को घर वापस ले गए। बाद लड़की की शिकायत पर रोहित को जेल भेज दिया गया। जेल से रिहाई के बाद रोहित ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लड़की की तस्वीर रखी, जिस पर लड़की ने दोबारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और रोहित को दूसरी मरतबा जेल जाना पड़ा। इस केस में जमानत मिलने के बाद रोहित इतवार की रात 1 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण के खिलाफ हरासानी का इल्जाम लगाया और अपने साथ लाए हुए कीड़े मार दवा को पी लेने की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद पुलिस अमले ने उसे खुदकशी करने से रोक दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए रोहित नामी नौजवान ने इल्जाम लगाया कि पुलिस उसके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। उसने कहा कि 2 या 3 मुकदमात पहले ही उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और अब राउडी शीट खोलने की धमकियां दी जा रही हैं। हैदराबाद के इलाके मणिकुंडा में स्विगी डिलीवरी बॉय ने पालतू कुत्ते के खौफ से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक मणिकुंडा के पिंचपोटी कॉलोनी में वाक़ एक इमारत में खाने के पार्सल की डिलीवरी के लिए 30 साल नौजवान मोहम्मद इलियास गए हुए थे और वहां पर डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते ने ताक़ुब करना शुरू कर दिया और इस कुत्ते के काटने के खौफ से डिलीवरी बॉय इलियास ने इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रायदुर्गम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और वहां के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। वाज़ेह है कि चंद माह कबल मोहम्मद रिजवान नामी नौजवान ने भी इसी तरह के एक वाक़े में कुत्ते के काटने के खौफ से इमारत से छलांग लगा दी थी, जिसमें शदीद जख्मी हो गया था और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई थी और अब इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।